नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पूर्वी लद्दाख में अभी भी भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब भारतीय सेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी तैयारियों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन करने वाले हैं। जहां भारतीय वायुसेना के अधिकारी 6 अप्रैल से ये बैठक करेंगे जिसमें वो सुरक्षा स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी 18 अप्रैल से पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वर्तमान तैयारियों का आकलन करेंगे। वहीं भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि अभी हाल ही में एक लखनऊ में सम्मेलन किया गया था और इस दौरान काफी बातचीत हुई है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भारतीय पक्ष है उसकी बुनियादी ढांचे और जरूरतों को लेकर। लेकिन भारत और चीन अभी तक मुद्दों को हल नहीं कर पाए। दोनों ही देश सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है कि भैया भारत को यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़नी है। भले टेंशन कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन एलएसी पर इस वक्त भारत की तैनातगी काफी मजबूत हो चुकी है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने फॉरवर्ड एरिया में अपने उन्नत ठिकानों का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि न्योमा जैसे आगे के क्षेत्रों से लड़ाकू जेट और हमले के हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचा भी शामिल है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत अब जो जटिल रक्षा प्रणालियां हैं उनमें से 108 सैन्य उपकरणों को स्वदेशी रूप से तैयार करेगा और ये 108 कौन से सैन्य उपकरण होंगे इसके बारे में राजनाथ सिंह जी अगले हफ्ते इसकी घोषणा करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बताया कि लखनऊ में जो ब्रह्मोस की यूनिट तैयार हो रही है वो काफी तेजी से बन रही है और ये 1 साल से कम समय में तैयार हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 108 वस्तुओं में से 39 के आयात पर प्रतिबंध 2021 के अंत से लागू किया गया है, जबकि बाकी के जो 59 वस्तुएं हैं उन पर दिसंबर 2025 के अंत तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जिन उपकरणों को स्वदेशी रूप से उत्पादन किया जाना है उनमें सेंसर, सिमुलेटर, सोनार, रडार, मिश्रित हथियार, हेलीकॉप्टर, अगली पीढ़ी की कॉर्वेट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि अवाक सिस्टम, टैंक इंजन, पहाड़ों के लिए मध्यम शक्ति वाले रडार शामिल है। इसके अलावा मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली MR-SAM और बहुत कुछ है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल भारत के अधिकतर जो युद्धपोत हैं वो गैस टरबाइन इंजन से संचालित होते हैं जिन्हें कि यूक्रेन तैयार करता है और ऐसा कहा जा रहा है कि गैस टरबाइन इंजन बनाने वाला कारखाना रूसी बमबारी से बच गया है। अब इसकी यथास्थिति को जानने के लिए रक्षा मंत्रालय बातचीत भी कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यूक्रेन के इस कारखाने में फिर से काम शुरू हो जाएगा और यही वजह है कि भारतीय नौसेना के लिए ये एक राहत है, क्योंकि मैंने बताया ना कि भारत के जो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत हैं वो गैस टरबाइन इंजनों पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों, भारत समय को बचाते हुए और भविष्य की प्लानिंग करते हुए स्वदेशी रूप से इस तरीके की गैस टरबाइन इंजनों को भारत पे बनाने पर भी विचार कर रहा है और इसके लिए प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार ने IFS विनय मोहन कवात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया है। वे वर्तमान में नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत हैं। फिलहाल विदेश सचिव के पद पर हर्षवर्धन श्रृंगला जी कार्यरत हैं। विनय मोहन जी ऐसे वक्त पर देश की जिम्मेदारी संभालेंगे जब भारत के पड़ोसी देश संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। जहां पाकिस्तान में सियासी संकट है तो श्रीलंका में आर्थिक संकट है। इसके अलावा यूक्रेन का युद्ध को लेकर तो वैश्विक चुनौतियां सबके सामने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी इस महीने के अंत में विदेश सचिव पद से रिटायर्ड हो जाएंगे। कवात्रा को विदेश सेवा में 32 साल से भी अधिक का अनुभव है। उन्होंने फ्रांस में राजदूत समेत कई मुख्य पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वे वाशिंगटन DC, जेनेवा, बीजिंग, दक्षिण अफ्रीका के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको डिफेंस अपडेट्स पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्कों में इस वक्त अशांति और राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बताया भी आपको कि पाकिस्तान में तो सियासी संकट है, दूसरी तरफ श्रीलंका आर्थिक संकट झेल रहा है और नेपाल में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में सियासी संकट का असर भारत पर होगा? क्या भारत श्रीलंका के भीषण आर्थिक संकट से चिंतित है? क्या श्रीलंका और पाकिस्तान का असर भारत पर पड़ेगा? पड़ोसी मुल्कों के संकट से भारत की चिंता क्यों बढ़ गई है? इस पर एक सवाल भी उठ रहा है। अगर पहली बात अगर हम पाकिस्तान की करते हैं जहां सियासी संकट चल रहा है, तो ऐसे में इमरान खान कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार की छवि को खराब करने की हर कोशिश की है। अनुच्छेद 370 पर तो उन्होंने भारत सरकार की निंदा तक की थी और तभी से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हो गए थे। भारत पाकिस्तान के रिश्ते कश्मीर और पाक प्रायोजित आतंकवाद पर निर्भर करता है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत आती है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, भयंकर आर्थिक संकट वहां पैदा हो रखा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर भारत पर डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ेगा ही, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि श्रीलंका में जब कोई संकट पैदा होता है तो इसकी आंच भारत तक आती है। किसी भी तरीके के संकट में श्रीलंका की तमिल आबादी का भारत के तमिलनाडु में पलायन शुरू हो जाता है।
श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान लाखों तमिलों ने भारत में शरण ली थी। ऐसे में यदि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण बेरोजगारी पैदा होती है तो श्रीलंकाई तमिल भारत में पलायन कर सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह बात हो सकती है कि श्रीलंका के ऐसे हालातों को देखते हुए भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार ने हाल ही में आने वाले तमिलों की संख्या के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए समस्या बढ़ेगी। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। उसे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देश में महंगाई और बिजली कटौती के साथ साथ श्रीलंका भोजन, ईंधन और अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी का सामना कर रहा है। भारत ने श्रीलंका की आर्थिक और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए काफी कुछ सहायता भी की है। इसके अलावा 1.5 अरब डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता भी दी है। लेकिन देश में आर्थिक मंदी के चलते श्रीलंका में अस्थिरता पैदा हो चुकी है। वहां की राजनीतिक पार्टियां इस्तीफा दे चुकी हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भारत पर असर पड़ेगा और यही वजह है कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बीच में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और ऐसे में कुछ न कुछ हल भारत के द्वारा जरूर निकाला जाएगा, पड़ोस में जो कुछ असंतुलन हो रहा है उसको देखते हुए। बीएसएफ ने गुजरात के भुज में हरामी नाले इलाके में एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया है। ये नाव सीमा स्तंभ 1160 के पास भारतीय क्षेत्र में लगभग 100 मीटर अंदर पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि हरामी नाला इलाके के पास गश्त करते हुए बीएसएफ के जवानों ने सीमा स्तंभ 1160 के पास मछली पकड़ने वाली 2 पाकिस्तानी नाव देखी और 4 से 5 मछुआरों की आवाजाही देखी और बीएसएफ के गश्ती दल ने तुरंत इस दलदली इलाके और खाई को पार करके वहां पर पहुंच गए। पाकिस्तानी मछुआरों ने जैसे बीएसएफ के दल को देखा कि वो उनकी तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में वे दलदली इलाके का फायदा उठाकर भाग गए। हालांकि इस नाव में कुछ नहीं मिला, केवल मछली पकड़ने का जाल और उपकरण इसमें मिले हैं। और क्या पता दोस्तों, कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या पता ये आतंकी हों जो मछुआरे के बेस में भारत में एंटर करने की सोच रहे हों। श्रीनगर में लाल चौक के पास सोमवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ पर हमला कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले में एक सीआरपीएफ का जवान वीर गति को प्राप्त हो गया, जबकि अन्य जवान घायल हो गया, जिसे कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे अलर्ट पर मौजूद भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा भारतीय सेना को यहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने कहा कि हथियारों के साथ एक आतंकवादी का शव भी बरामद हुआ है और इलाके में ऑपरेशन जारी है। अगली अपडेट भी दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। सेना ने ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के सैनिकों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के साथ नूरकोट इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है और हथियार गोला बारूद बरामद किया गया है। जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद में 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 63 राउंड, एक 223 बोर की एक ही आकार की बंदूक, 2 मैगजीन और 20 राउंड और एक मैगजीन के साथ एक चीनी पिस्तौल और 4 राउंड भी शामिल है। कहा जा रहा है कि विशेष सूचना के आधार पर देर शाम यह अभियान चलाया गया। हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोस्तों HAL ने इसरो को गगनयान हार्डवेयर का पहला सेट सौंपा है। साथ ही PS2/GS2 स्टेज इंटीग्रेशन सुविधा का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया है। बता दें कि HAL इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है और कई तरीके के सैटेलाइट्स के स्ट्रक्चर्स पर काम कर रहा है। साथ ही इसके अलावा PSLV, GSLV MK2 और GSLV MK3 रॉकेट के लिए उसने टैंक भी इसरो को वितरित किया है। आज के टॉप कमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।